हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित यहाँ पर जो शासक हुए हैं, आज हम उसको देखेंगे और इसके अलावा एक दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें हम गुप्त साम्राज्य चूँकि काफ़ी टाइम तक रहा है, उसकी अपनी शासन व्यवस्था थी, तो शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ये हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज यहाँ पर जो है सारे शासकों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी उसने अच्छा काम किया, फिर उसके बाद जो है छोटे-छोटे जो हैं वंश या साम्राज्य स्थापित हुए, विदेशी आक्रमण हुए। अब हम देखते हैं कि उन सब के बाद जो छोटे-छोटे आ गए थे, उसमें हम उसके बाद जो है सबसे बड़ा हमें कौन-सा साम्राज्य दिखाई देता है, तो हमें जैसे शुंग हुआ, कर्ण हुआ, इन सब के बाद सातवाहन, इन सब के बाद देखते हैं, तो हमें गुप्त साम्राज्य काफ़ी बड़ा और विस्तार पूर्वक व्यवस्थित रूप से दिखाई पड़ता है। तो यही ये बताई जा रही है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। कौन-सी बात? मौर्यों के साम्राज्य के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे-छोटे देशी राज्य बने, इसके अलावा विदेशों से भी जो है आक्रमण होते हुए और यहाँ पर स्थापित होते हुए नज़र आता है। और इसी बीच यहाँ पर बताया गया कि कुषाण वंश देख चुके हैं, सातवाहन वंश भी देख चुके हैं, उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु ये अपने-अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे। मतलब बहुत बड़े एरिया में नहीं फैल पाए। फिर चौथी शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय होता है। तो कौन-सी शताब्दी हो गई? चौथी शताब्दी के प्रारंभ में। तो शताब्दियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पहली शताब्दी में हुआ था। हमको ये तो पता रहता है कि कौन-सा गुप्त साम्राज्य कब आया था, लेकिन अब शताब्दियों से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो हमको शताब्दी भी याद रखनी है कि चौथी शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। जो गुप्त वंश नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश जो है कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। गुप्त काल भारत का पेराक्लीस युग था। गुप्त काल भारत का पेराक्लीस युग था। सर्वप्रथम के मुंशी ने इनको स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था देखने को मिली है, इसलिए उन्होंने स्वर्ण युग कहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बुरी बातें नहीं थी, बुरी बातें भी थी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थित चीज़ें भी थी, जिसके आधार पर उन्होंने स्वर्ण युग कहा है। पुराणों में गुप्तों को मगध गुप्त कहा गया है। पुराणों में गुप्तों को मगध गुप्त कहा गया है। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साम्राज्य को पुनर्जागरण काल कहा है, जबकि बी.आर. बनर्जी ने इसको पुनर्जागरण काल भी कहा है। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंधित बड़ा प्रश्न विवाद यहाँ उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ तथा चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कार कहा गया है। के.पी. जायसवाल ने इसी ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को क्या मान लिया है? शूद्र मान लिया गया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्रगोविंद के व्याकरण में गुप्तों को जाट कहा है। एक तो कहते हैं के.पी. जायसवाल की ये शूद्र थे। गोविंद चंद्र के व्याकरण में गुप्तों को जाट कहा गया है। इसके आधार भी जायसवाल गुप्तों का जाट जायसवाल भी इसी के आधार पर जायसवाल क्या मानते हैं? गुप्तों को जाट मानने लग गए हैं। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक-एक की चर्चा के अलावा हम यहाँ पर जो है एक साथ देख लेते हैं। के.पी. जायसवाल ने शूद्र कहा है। एल.एल. अल्मेतर रोमिला थापर अयंगर रामशरण शर्मा इन सब ने वैश्य कहा है। क्या कहा है? वैश्य कहा है। हेमचंद्र राय चौधरी दशरथ शर्मा इन्होंने ब्राह्मण कहा है। रमेश चंद्र मजूमदार ओझा चट्टोपाध्याय वसुदेव ने क्षत्रिय कहा है। तो जितने लोग हैं उनके अलग-अलग मत हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनको जो भी फैक्ट मिले हैं वो उसके आधार पर उनको वैश्य कह दिया। उनको जैसे फैक्ट मिले हैं जायसवाल जी को, उन्होंने शूद्र कह दिया।
और हेमचंद्र राय चौधरी ने माना कि ये ब्राह्मण होंगे क्योंकि उनको ब्राह्मण से रिलेटेड फैक्ट मिले होंगे जिसके आधार पर उन्होंने उनको ब्राह्मण कहा है। इसी तरह क्षत्रिय के भी उनको जो है लक्षण दिखे होंगे उस समय, जो भी जब वो लेखन कर रहे थे तो उसी के आधार पर जिसको जो चीज़ फैक्ट में मिलती है उसी के आधार पर गणना हो जाती है। तो अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने, ये तो हो गई कि कौन-सा क्या क्षत्रिय था। अब जो लिखित प्रमाण मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का उल्लेख किया है। ये गोत्र उसके पिता का ही होगा। तो यहाँ पर जो है प्रभावती गुप्त ने अपने एक पूना ताम्रपत्र में ये उल्लेख धारण गोत्र जो है धारण करते हुए दिखाया गया है क्योंकि उनके पति जो हैं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। अतः इस आधार पर गुप्त धारण गोत्र के ब्राह्मण थे। तो धारण क्या है, ब्राह्मण से ही जो है रिलेटेड है, इसलिए अगर हम लिखित प्रमाणों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ये क्या है, ब्राह्मण ही थे। कौन? गुप्त। गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त था, इसलिए उसका पुत्र जो है घटोत्कच घटोत्कच था। प्रभावती गुप्त ने पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्तों का आदि पुरुष या आदि राज कहा गया है। स्कंदगुप्त में सुपिया रीवा के लेख में गुप्त वंश को घटोट वंश कहा गया है। तो ये तो हो गई किसको क्या कहा गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की। इनका जो समय पीरियड है 319 से लेके 350 ईस्वी, 319 से लेके 350 ईस्वी, और ये कौन सी शताब्दी चल रही है, ये चौथी शताब्दी चल रही है। याद रखिए 319 से लेके 350 और शताब्दी यहाँ पर चौथी होगी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। हेम चंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वहीं जहाँ पर मौर्य थे। आरंभिक प्रारंभ में वैशाली थी और चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो वैशाली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में शामिल नहीं किया गया था। आगे है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, ऐसे हम याद कर सकते हैं। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि की थी, जो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, इन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि ही धारण की थी। लेकिन यहाँ इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने एक नए संवत की शुरुआत की थी 319-120 में चलाया था। यही तिथि तो जो है बल्लवी संवत की भी है। अल-बनूनी के अनुसार गुप्त संवत का प्रारंभ जो है शक संवत के 241 वर्ष बाद हुआ था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस विवाह से वैशाली का क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। तो यहाँ पर जो हमने पहले बात की थी कि जो वैशाली है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके प्रारंभिक शासन में नहीं था। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र में ही ये फैले थे, लेकिन फिर जब उन्होंने कुमार देवी से विवाह कर लिया तो जो वैशाली का जो राज्य क्षेत्र था वो इनके अधिकार में आ जाता है। गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के गुप्तों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। इन सिक्कों में इस विवाह की भी पुष्टि हो जाती है। तो इनके सिक्कों से कि लिच्छवी राजकुमारी की शादी जो है चंद्रगुप्त प्रथम से हुई थी, इसकी पुष्टि उनके सिक्के भी दे देते हैं। इन सिक्कों को राजा रानी लिच्छवी क्योंकि उनकी राजकुमारी मतलब जो पत्नी थी वो लिच्छवी थी, तो लिच्छवी प्रकार हो गया। विवाह प्रकार हो गया, राज दंपत्य या देवी प्रकार के सिक्के भी इनको कहते हैं। तो सिक्के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब 315 15 ही था ना, 319 सॉरी
319 से लेके 50 तक का समय रहता है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त को देखते हैं। तो समुद्रगुप्त के जो हैं वो 350 से लेके 75 375 रहता है इनका समय, चौथी शताब्दी ही चल रही है यहाँ पर। तो समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वाधिक विस्तार हो जाता है। ये साउथ दक्षिण भारत में भी पहुंच जाते हैं। फेदर फादर हैरस फादर हैरस ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई कांच के विरुद्ध जो है उत्तराधिकार करना पड़ा था। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके जो कांच का भी नाम उल्लेख मिलता है, तभी तो समुद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकार से युद्ध में लड़ाई होती है। तो ये मत कौन बताता है? फादर हैरस बताते हैं। कुछ विद्वानों कांच नामक शासक का समीकरण भी समुद्रगुप्त से कर लेते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं नहीं नहीं जो कांच था वही समुद्रगुप्त है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं जैसे फादर हैरस, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं कांच अलग था, फिर उसके बाद जो है उसको युद्ध होता है उत्तराधिकार का, उसको हरा के हम समुद्रगुप्त को सम्राट बनते देखते हैं। आगे देखते हैं, फ्लीट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि कांच नामांकित मुद्रा समुद्र गुप्त की है। फ्लीट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि कांच नामांकित मुद्रा समुद्रगुप्त की है। रिद्धपुर लेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया है। रिद्धपुर में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया है, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा बनाना। तो यहाँ पर एक रिद्धपुर लेख है। रिद्धपुर लेख में ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया है। तत्पाद परिग्रहित जिसका अर्थ होता है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा त्याग कर, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा बनाया जाना। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को भाइयों यानी तुल्य कुलज से उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये प्रयाग प्रशस्ति भी कहती है कि उसने जो है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधि अगर हम देखें तो क्या क्या मिलती है? कविराज मिल जाती है। कविराज मतलब ये कवि भी थे। पृथ्वी व्याम प्रतिरथ धर्म प्राचीर बंध सर्वाजो क्षेता लिच्छवी दोहित्र भी यहाँ पर मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप नारद एवं तुम्बरु को भी लज्जित कर दिया था। तो प्रयाग प्रशस्ति बताती है कि समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप नारद इन सबको क्या हरा दिया था। आगे देखते हैं, समुद्र प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान थे। ये जानकारी एरण अभिलेख में मिलती है। कौन से एरण अभिलेख में हमें मिलते हैं कि समुद्रगुप्त जब खुश हैं तब तो कुबेर हो गए, कुबेर पूरा धन लुटा देंगे, और रुष्ट होने पर क्या हो जाएंगे? यमराज हो जाएंगे। और ये जानकारी एरण लेख में हमें मिलती है। एरण लेख में समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी बताया है। तो एरण लेख में समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी है। एरण समुद्रगुप्त का भोग नगर है। कौन सा नगर है? भोग नगर है। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु और राघव से की गई है। तो एरण अभिलेख में ही हमें समुद्रगुप्त की दानवीरता जो है पृथु और राघव से की गई है। गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। तो गरुड़ मुद्राओं में मतलब गरुड़ प्रकार की मुद्राओं में जब वो सिक्के वो मुद्रा जिसमें गरुड़ प्रकार के चित्र बने हैं उनको गरुड़ मुद्राएं कहा गया, और उसमें उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त जो हैं वो 100 युद्धों का विजेता भी हैं। वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश है। वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश है।
समुद्रगुप्त की एक उपाधि विक्रमांक भी मिलती है। तो समुद्रगुप्त को कवि और इन प्रयाग प्रशस्ति में मिल जाता है, लिच्छवी देहते, इसके अलावा भी विक्रमांक की उपाधि भी इनको मिली हुई थी। कृष्ण चरित का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त है। तो कृष्ण चरित का रचयिता कौन? समुद्रगुप्त। ध्रुव भूमि समुद्रगुप्त का खाद पाकिक यानी राजकीय भोजनालय अध्यक्ष हुआ करता था। मतलब राजकीय भोजनालय का भी एक अध्यक्ष होता था, जो ये देखता था कि क्या आज जो है सारी व्यवस्था करता था कि कितनी सब्जियां और ये सब चीजें। तो वो कौन सा व्यक्ति था? ध्रुपति। ध्रुपति जो है वो खाद टापाकिक हुआ करता था। ध्रुव भूति। बौद्ध विद्वान वसुबंधु और असंग बौद्ध विद्वान है, जो कि कहाँ से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित है वसुबंधु और असंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये खाद वाला भी है। खादों का राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष कौन? ध्रुवपति। और ये किसके समय में था? समुद्रगुप्त के समय में था। यहाँ पर दो विद्वानों के नाम मिलते हैं जो गुप्त साम्राज्य या फिर उसके दरबार से थे, समुद्रगुप्त के समय के थे, वसुबंधु और असंग। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश एवं असंग ने योगाचार लिखा है। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश एवं असंग ने योगाचार लिखा है। समुद्रगुप्त के लिए सर्वरा जोतछेता के विरुद्ध का प्रयोग हुआ है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। तो चीनी यात्रियों के स्रोतों से पता चलता है कि भाई समुद्रगुप्त के समय में भी एक चीनी यात्री आया था और गया यानी बोध गया में बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करने की अनुमति प्राप्त की थी। विंसेंट स्मिथ ने समुद्र भोज को भारत का नेपोलियन कहा है। तो विंसेंट स्मिथ ही जो है अपने यहाँ के नेपोलियन की तुलना हमारे समुद्रगुप्त से करते हैं। तो इनकी जगह अगर कोई इंडियन होता तो इंडियन क्या बोलता कि समुद्रगुप्त जो हैं वो यहाँ के हमारा समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन के जैसा है। तो वहाँ का जो है यूरोप का अगर लेखक है तो वो ये कहेगा कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। इस तरह से बाकी नेपोलियन का जो टाइम पीरियड है बहुत बाद का है, आप सबको पता होगा, और समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की तथा इसे पराक्रमांक भी कहा गया है। तो हमने प्रयाग प्रशस्ति में देखा था कि कविराज की उपाधि भी ये धारण किए हुए हैं। इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट कई बार यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है पुराने एग्जाम में। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के गया और नालंदा। पुराने एग्जाम से मतलब यहाँ पर ये कि जब ऑफलाइन हुआ करता था तब इस तरह से क्वेश्चन आते थे। अब जब ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन कुछ और तरह के आते हैं। समुद्रगुप्त के गया और नालंदा ताम्रपत्र लेख में से परम भागवत कहा गया है, किंतु फ्लीट और डीसी सरकार ने इन पत्रों को प्रमाणित नहीं माना गया है। अब इसकी दिग्विजय पूछ लेते हैं। दिग्विजय से तो अभी भी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन में भी। तो यहाँ पर जो है विजय उनके जो टोटल जो 12-13 उन्होंने जीते थे, वो सारे शासक और जगह के नाम यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो इनकी दिग्विजय का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। सबसे पहला है आर्यवर्त का प्रथम युद्ध जो है तो यहाँ पर जो है उनकी विजयों का उल्लेख हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में अच्युत नागसेन गणपति नाग का उन्मूलन कर दिया एवं कोतुल में उत्पन्न नरेश को बंदी बना लिया गया तथा पुष्प नामक नगर में आमोद प्रमोद किया, जिसका उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति
में ये जो है दिया गया है, 13वीं और 14वीं पंक्ति में है। समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में पराजित राजाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर पराजित जो राजा हुए तो अच्युत हो गए, नागसेन हो गए, कोत कुलज हो गए और गणपति गा मतलब संभवतः यहाँ पर गणपति नाम की बात की गई है। तो 4 जो आर्यवर्त विजय थी उनकी उसमें अच्युत, कोत कुलज, नागसेन और गणपति नाग। प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजय एवं नागों के विरुद्ध लड़े युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। दक्षिण पथ का युद्ध देखते हैं। तो दक्षिण पथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राजाओं व राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सी पंक्ति में मिलता है? 19वीं और 20वीं में मिलता है समुद्रगुप्त के 12 राजाओं का। अब ये जो 12 राजाएं हैं हमें टोटल याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलान में भी देता है, ऐसे भी एक भी क्वेश्चन ऑप्शन में भी पूछता है। अभी जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिए सारे के सारे हमको याद करने हैं, 12 के 12 याद करने हैं। तो एक क्रम से याद करते हैं। कौशल का महेंद्र, क्या? कौशल का महेंद्र। महाकांतर का व्याघ्रराज, कौशल का महेंद्र, महाकांत का व्याघ्रराज, कौरल का राजा मंटराज, कौरल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामी दत्त, कोटूर का स्वामी दत्त, एंडरपल का दमन, एंडरपल का दमन, कांची का विष्णुगुप्त, कांची का विष्णुगुप्त, सॉरी कांची का विष्णुगुप्त, कांची का विष्णुगुप्त, अविमुक्त का नीलराज, अविमुक्त का नीलराज, अविमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, वेंगी का हस्तिवर्मा, वेंगी का हस्तिवर्मा, पलक का उग्रसेन, पलक का उग्रसेन, पलक जब आंख खुलती है तो हमारा उग्र रूप हो जाता है, तो ऐसे पलक का उग्रसेन, पलक्य का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, तो देवता है तो कुबेर ही होंगे, देव है तो कुबेर ही होंगे, कुस्तलपुर का धनंजय, कुस्तलपुर का धनंजय। तो एक बार फिर से देखते हैं। कौशल का महेंद्रगिरी, महाकांतर का व्याघ्रराज, कौशल का महेंद्र, कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कौराल का मंटराज, औराल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामी दत्त, कोटूर का स्वामी दत्त, एंडर पिंडल का एंडर पल का दमन, एंडर पल का दमन, कांची का विष्णुगुप्त, कांची का विष्णुगुप्त, अविमुक्त का नीलराज, अविमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक्य का उग्रसेन, पालक्य का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्तलपुर का धनंजय। तो एक बार आप दोबारा सुनेंगे तो आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। किसी का मैसेज आता है कि यहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट है उसको कई बार याद करवा दीजिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से याद करवाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई है, मतलब हमने ग्रहण कर लिया और उसको छोड़ दिया, यही था ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति, माफ कर दिया। चूंकि हमारे जो यहाँ पर संस्कृति है कि हम उसको माफ कर देते हैं, तो इस नीति के तहत इन राज्यों को जीत कर वापस लौटा दिया गया और इसमें भेंट उपहार आदि प्राप्त कर लिए, मतलब हम तुम्हारा जीत के लौटा देंगे, आप हमको उपहार दे दो, इस तरह से साठगांठ हो गई यहाँ पर, तो उसको ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति कही गई। कालिदास ने रघुवंश नाटक में इस तरह की विजय को धर्म विजय कहा है। कालिदास ने रघुवंश नाटक में, कालिदास भी इसी समय के हैं और रघुवंश नाटक में इसी तरह की विजय को धर्म विजय कहा है। क्योंकि अभी जो धर्म विजय इसलिए क्योंकि जो अशोक है वो क्या है, मौर्यों का टाइम निकल गया है और यहाँ पर जो है इस तरह की विजय को ही उन्होंने धर्म विजय क्या है कह दिया है।
एवं राय चौधरी ने दक्षिण विजय को धर्म विजय कह दिया है। तो इन्होंने हिस्टोरियन भी जो है चूंकि कालिदास ने बोला है इसलिए राय चौधरी जी ने भी इसी को सेम टू सेम धर्म विजय कह दिया। धर्म विजय मतलब जीत के भी हमने सबको मुक्त कर दिया। आगे देखते हैं कांची का विष्णुगुप्त। कांची का विष्णुगुप्त आपको याद हो गया, कांची का विष्णुगुप्त दक्षिण अभियान का दक्षिणतम अंतिम शासक था। मतलब जब हम दक्षिण विजय जा रहे हैं तो कांची का विष्णुगुप्त हमें मिलता है। आगे देखते हैं आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, तो पहला युद्ध हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये सब त्याग प्रशस्ति में दिया गया है। अब हम द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं, जिसमें पहले वाले में 4 राजा थे, नागसेन और ये सब दिए गए थे वहां पे। अब यहाँ पे जो है आर्यव्रत में द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया। दक्षिण में 12, वहां पे पहले में 4 और अब दूसरे में 9 राजाओं को क्या कर दिया, पराजित, हरा दिया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में ये दिया गया है। और अभी हमने देखा था दक्षिण वाले में जो है 9वीं और 10वीं, शायद 19वीं और 20वीं पंक्ति में दिया गया है, सॉरी 19वीं और 20वीं, और ये 21वीं पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है। अब ये 9 राजा कौन थे जिनको हरा दिया था, तो 9 राजा ये थे कौन, रुद्रसेन, मत्तिल, रुद्र सॉरी रुद्रदेव, मित्तल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नांग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा। फिर से देखते हैं रुद्रदेव, मित्तल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा। तो ये 9 थे जिन्होंने को पराजित किया था द्वितीय में। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हरा दिया था, तो संख्या 9 थी। या निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से हारे थे, तो उसमें से आपको ये नाम याद एटलीस्ट होने चाहिए। तो इसको मिला के और दक्षिण के भी मिला के दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए या तो दक्षिण याद कर लीजिए और जो है एक को हम इसके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 9 है तो इसको छोड़ देंगे और पहले के 4 और फिर जो है हमारे टोटल कितने 12 जो हमने याद किए थे उसको हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने प्रभास भूधरण की नीति अपनाई। प्रस्भोदरण क्या है, प्रस्भोदरण की नीति अपनाई। किनके प्रति, ये जो नोट होते दोबारा युद्ध हुआ था यहाँ पर, प्रस्भोदरण की नीति क्या थी, अर्थात जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। क्या कर देना, जल मूल से उखाड़ फेंकना। क्योंकि आपको पता होगा कि जो नागदत्त है, यहाँ पे गणपति नाग सिंह अलग है, गणपति नाग। हम जब पहला वाला पढ़ते हैं, पहला वाला, तो वहां पर भी हमें जो है गणपति नाग मिलता है और नागसेन मिलता है, कोतिकुलज मिलता है। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो अच्युत ये हमें मिलता है। तो मतलब इन्होंने दोबारा से क्या कर लिया, वो कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो अब इनका प्रस्भोदरण की नीति अपनाएंगे कि नहीं, एक बार क्षमा कर दिया, दूसरी बार नहीं करेंगे, हम जड़ से ही इसको क्या कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। आर्यव्रत के दूसरे अभियान के बाद एरण विजय की जो उत्तर भारत का अंतिम विजय था। तो वहां हमने देखा था साउथ वाले में हमें एक लास्ट वाला मिला था। लास्ट वाला कौन सा था, तो कांची का विष्णुगुप्त, ये लास्ट था। उत्तर वाला कौन था, उत्तर वाला प्रयाग का राजा था, प्रयाग प्रशस्ति वाला, वो लास्ट था अंतिम विजय। आगे देखते हैं आर्टिविक मतलब जंगल वाले भी उन्होंने जीते हैं, जहाँ पे घोर जंगल था। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्टिविक राजाओं की भी विजय का उल्लेख मिलता है। आर्टिविक राज्य जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे। 18 राज्य थे। इनके प्रति जो है परिचारकीकृत नीति यानी दास बनाने की नीति अपनाई गई थी। मतलब इनको जो है दास बना लिया था।
आगे देखते हैं सीमावर्ती, आपने जो सीमा है उसके पास वाला अगर कोई क्षेत्र आता है तो उस पे भी विजय की थी। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूरब, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूरब के सीमावर्ती राज्यों गणतंत्रीय राज्यों का था और ये जो है 22वीं पंक्ति में दिए गए हैं। पंक्तियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन से हैं? सर्व कर दान आज्ञाकरण, सर्व अब यहाँ पर एक सर्व कर दान आज्ञाकरण और प्रणाम गमन। अब ये क्या था? सर्व कर दान मतलब जो आस-पड़ोस के देश हैं और अगर वो क्या करेंगे, कर दे देंगे तो हम उन पे आक्रमण नहीं करेंगे, वो हमारे ही सुरक्षित रहेंगे। आज्ञाकरण अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो समुद्रगुप्त क्या करेगा? इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी प्रणामागमन दरबार में व्यवस्थित व्यक्तिगत उपस्थित ही देंगे आस-पड़ोस के सारे, तो फिर वो समुद्रगुप्त क्या करेगा? विजय नहीं करेगा। इस तरह से जो थी वो ये थी। अब कुछ सीमावर्ती विजय मिलती हैं कि उत्तर-पूर्वी सीमा है, मतलब जहाँ पर बहुत कठिन था, वो भी उसने 5 राजतंत्रात्मक जीते थे। कौन-कौन से? समुद्र समतट कौन-सा था? बांग्लादेश वाला एरिया समतट था। समतट जो है वो बांग्लादेश वाला था। दवाक, दवाक जो है असम स्थित डबोक स्थान ढाका या चटगाँव वाला। कामरूप असम, कामरूप असम, कृतपूर्ण कुमायूं गढ़वाल रोहिलखंड का क्षेत्र, नेपाल और आधुनिक नेपाल राज्य, ये सारे थे। टोटल कितने यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे यहाँ पर। नहीं 6 नहीं 5 थे, सॉरी 5, 3 और 2 5। तो यहाँ पर जो है 5 राजतंत्र थे जो यहाँ पर हमें इन्होंने विजय की थी, वो भी किस तरह? पूर्व की तरह। अब कुछ उत्तर पश्चिम वाले भी थे, उत्तर पश्चिम वाले भी देख लेते हैं। अर्जुनयन मालव अर्जुनयन योद्धे मंद्रक अभीर प्रजुम्न सनकानिक काक और खरपरिक। फिर से देखते हैं। मालव अर्जुन नायन योद्धे माद्रक अभीर प्रजुनम सनकानिक काक खरपारिक। तो ये थे। आगे संभवतः इन गणराज्यों ने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा इनके प्रति भी अत्यंत राज्यों वाली सर्व कर दान आज्ञाकरण मग मन की नीति अपनाई थी। मतलब या तो कर दे दीजिए, कर देते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आज्ञा मानेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और अगर दरबार में उपस्थित होते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब विदेशी शासकों पर विजय देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने समकालीन देशी शासक केदार कुषाण पेशावर, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय एवं पूर्वी शासक का शासक मरुंड आदि थे। शक कुषाण विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता निम्न विधियों से मानी। कौन-कौन से? आत्मनिवेदन, स्वयं दरबार में उपस्थित होकर कन्याएं दे दी, अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजवंश में कर दिया। गुरुत मंदक स्व-विषय भुक्ति शासन याचना, अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य धरणी बंद था। कौन सा था? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय धरणी बंद था। उसकी उत्तरी भारत में अपनाई गई प्रसभो द्रण तथा दक्षिणापथ में मोक्षानुग्रह नीति अपनाई गई। तो नीतियां राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, उनकी विजयों से। इसके अलावा देखते हैं, अब इतना जीत लिया तो कोई यज्ञ भी करेगा। तो अपनी विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और यह यज्ञ जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखित जाने के बाद किया। अतः प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता नहीं है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए
अब जानकारी मिलती प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती तो भाई कहाँ मिलती है? तो हमें मिलती है जब इनके बाद के शासक हुए हैं स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हमें मिलता है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हमें मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो शासक है वो गुप्त शासक कौन-कौन से हैं? एक तो समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त ये 2 हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गुप्त साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? एक तो समुद्रगुप्त ने और दूसरा कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय यही कुमारगुप्त ही बनवाता है, वो हम जब हम कुमारगुप्त पढ़ेंगे तब उसको देखते हैं। पूना ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त होती हैं। कौन-कौन सी 6 प्रकार थे ये? एक तो गरुड़ वाला धनुर्धारी हो गया, धनुर में उसका आकृति जो है अप्रतिरथ था और गरुड़ ध्वज पताका दंडधारी प्रकार के सिक्के थे पहला तो। धनुर्धारी इसके मुख्य भाग पर अप्रतिरथ उपाधि अंकित की गई। परशु प्रकार जो है इसके पृष्ठ भाग पर समुद्रगुप्त की कृतांत परशु नामक उपाधि अंकित है। अश्वमेध प्रकार इसके पृष्ठ भाग पर राज महिषी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रमा अंकित है। अश्वमेध मुद्रा पर जो है समुद्रगुप्त का अंकन नहीं किया गया है। व्याघ्र हनन प्रकार इसके मुख्य भाग पर व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की गई है और पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ जो है राजा समुद्रगुप्त अंकित है। सिर्फ हमें अश्वमेध प्रकार वाले में नहीं मिलता है समुद्रगुप्त का अंकन। वीणा प्रकार वीणा बजा रहे हैं राजा, हाथ में कर्ण कोपियो तथा पाश लिए लक्ष्मी का अंकन है। इसको वीणा वादक मुद्रा है, इसमें जो है समुद्रगुप्त का चित्र नहीं है, यहाँ पे लक्ष्मी का अंकन किया है, जो पाश लिए लक्ष्मी का अंकन किया गया है। अब विग्रह हनन और वीणा वादक मुद्रा पर विदेशी प्रभाव नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति में। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो है हमें किसके उसमें मिलता है अकबर ने भी अपने उसको इलाहाबाद में रखवा लिया था। इस तरह से ये सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन? हरिशेन थे, जबकि इसे स्तंभ पर उत्कीर्ण तिलक भट्ट ने करवाया था। तो उत्कीर्ण करने वाले ने भी अपना नाम लिखा है तिलक भट्ट। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। कौशाम्बी हुआ, प्रयाग हुआ तो आपको पता ही होगा इलाहाबाद का जो नाम है प्रयाग कर दिया, तो ये वही एरिया है इलाहाबाद वाला। इसमें बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया था। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद यानी प्रयाग में लगवा दिया कि वर्तमान इसका नाम प्रयाग है। इसमें 33 पंक्तियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रायर हैं और इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहते हैं। फ्लीट ने इसे मरणोपरांत अभिलेख एवं रोमला थापर ने ऐतिहासिक पुरांकन कहा है। मतलब रोमला थापर जी ये कहते हैं कि सबके नाम लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया कि बाद के लोगों ने भी जो है अपना नाम इस पे लिखवाना क्या किया, सही समझा, अपने आप को सम्मान जैसा, तो ऐतिहासिक पुरांकन कहा है रोमला थापर जी ने। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है तथा यह बिना तिथि का लेख है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख व मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। तो बीरबल ने भी वहां पे अपना लेख लिखवाया। इसके अलावा जहांगीर ने भी लिखवाया। जहांगीर का लेख जो है अब्दुल अब्दुल मुश्किन कलाम ने लिखा था। किसने? जहांगीर ने खुद तो लिखा नहीं होगा, तो अब्दुल मुश्किन कलाम ने लिखा है। इसके अलावा अकबर का भी नाम मिलता है, बीरबल का भी मिलता है, जहांगीर का भी मिलता है और हमारे समुद्रगुप्त के बारे में तो लिखा ही है, गद्य और पद्य दोनों में। इसके अलावा लेखक का भी नाम मिलता है जो कि है तिलभट्ट। ये यूजी पीजी जो है
टीजीटी पीजीटी में ये नाम जो है क्वेश्चन तिलभट्ट का नाम पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशेन थे। टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है हमें कुमार देवी प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा है। अब जब इतनी विजय करेगा तो वो पृथ्वी का देवता ही हो जाएगा, इसलिए वहां पर ये बातें भी लिख दी हैं। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करते हैं। अब समुद्रगुप्त के बाद का इसका समय है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक एक निर्बल शासक मिलता है। जैसे हमें चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बीच में हमें एक कांच नाम का व्यक्ति भी का भी पता चलता है, उसी तरह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बीच में एक रामगुप्त नामक निर्बल शासक का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि रामगुप्त का उल्लेख वंशावलियों में नहीं किया गया है। सर्वप्रथम 1924 में रखाल दास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया है। विशाख दत्त की कृति देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा का वर्णन किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। भोज के श्रृंगार प्रकाश से इसके कुछ उद्धरण मिलते हैं। बाल भट्ट कृत हर्षचरित भोज की श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य कृत हर्षचरित की टीका, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अरबी लेखक अबुल हसन कृत मुजलम उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख है। तो रामगुप्त का अभिलेखों में तो नहीं है, लेकिन बाल भट्ट की हर्षचरित, भोज की श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य कृत हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा और अरबी लेखक अबुल हसन कृत जो है मुजमल उल अल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जान पड़ता है कि रामगुप्त था, वास्तव में था। इसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को हटाकर गद्दी पर बैठाया और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी से विवाह कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। राजपूत वंश के काम्बे और संजन अभिलेख में रामगुप्त की ऐतिहासिकता के अभिलेखीय साक्ष्य है। दुर्जनपुर बेस नगर से 3 जैन मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों पर प्राप्त लेखों में रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया है। दुर्जन और दुर्जनपुर वाले में जो मूर्तियां मिली हैं वहां पर इनको महाराजा धीराज कहा गया है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त के समय तीर भुक्ति यानी बसाड़ और वैशाली, तीर भुक्ति आषाढ़ वैशाली का वर्णन जो है गोविंद गुप्त था, जो कुमार गुप्त का भाई था। तो चंद्रगुप्त के समय बसाड़ वैशाली का गवर्नर गोविंद गुप्त था। बसाड़ वैशाली का गवर्नर गोविंद गुप्त था, जो कुमार गुप्त का भाई था। उपाधि की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो है देवश्री, देवगुप्त और देवराज आदि है। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, अजित विक्रम, परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन कौन सी? देवश्री हो गए, देवगुप्त हो गए, देवराज हो गए। इसके अलावा विक्रमा मतलब देवताओं से देवश्री, देवगुप्त, देवराज। देवश्री, देवगुप्त, देवराज। विक्रमादित्य से समझ लेते हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, अजित विक्रम, परम भागवत। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के लेखों में तृप्त परिग्रहित यानी समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ, समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ तप्त परिग्रहित कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा है। ये जो परम भागवत की उपाधि है गढ़वा में दी गई है।
वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इनकी उपाधि परम भागवत भी थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराजा श्री कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य। कौन कौन से परम भागवत की धारण करते हैं गुप्तों में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय पहले थे, उसके अलावा कुमार गुप्त हो गया, फिर स्कंद गुप्त हो गया, नरसिंह गुप्त, बालादित्य। फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, कुमार गुप्त प्रथम हो गया, स्कंद गुप्त हो गए और नरसिंह गुप्त, बालादित्य। अब देखते हैं शक विजय। शक विजय बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया। पश्चिम भारत में शकों का उन्मूलन कर दिया। शक विजय के फलस्वरूप उसने चांदी के यानी व्याघ्र सिंह निहंता शैली के सिक्के चलाए थे। रुद्र सिंह पराजित हो गए यहाँ पर शकों का। विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं। चांदी के भार का जो है 32 से 60 ग्रेन था वो जो सिक्का चलाया था। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय करने के कारण शकारी भी कहा गया है। शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजय से गुजरात एवं काठियावाड़ तक के क्षेत्र गुप्त राज में मिल गया, जिससे भड़ोच बंदरगाह पर भी गुप्तों का नियंत्रण हो गया, जिससे अरब सागर भूमध्य सागर के व्यापार पर गुप्तों का प्रवेश मिला। शकों से छीनकर उज्जैन को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई गई। उज्जैन कला, साहित्य एवं विद्या का केंद्र था। शकों से कहा छीन लिया? उज्जैन छीन लिया, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अपनी राजधानी बना डाली दूसरी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य वाले ने। अब वैवाहिक संबंध, तो पूना ताम्रपत्र के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से जो है शादी किया था। तो ये पूना ताम्रपत्र से मिलता है। इस विवाह से प्रभावती गुप्त नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। कुबेर नागा से शादी की थी। ये पूना ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य वाले ने, नाग वंश की राजकुमारी से शादी कर ली और उससे प्रभावती नामक एक बेटी हुई। उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह जो है रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। रुद्रसेन द्वितीय से। एक रुद्रसेन जो है शकों का शासक मिलता है, तो वो तृतीय है, लेकिन ये वाकाटक नरेश है। शक शासक रुद्रसेन तृतीय वो अलग है, और रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने शादी किया था। रुद्रसेन द्वितीय से वाकाटक नरेश से। इस वैवाहिक संबंध में ये कई बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी में जब ऑफलाइन होता था तब पूछे जाते थे, अभी जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त वाकाटक गठबंधन ने पश्चिमी भारत में शकों को उखाड़ फेंका था। ताल गुंडा लेख में वर्णित है कि कुंतल राज्य के कदम्ब वंश के शासक कुकुथवर्मन की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त से हुआ था। ताल गुंडा लेख से पता चलता है। भोज एवं क्षेमेंद्र के अनुसार कालिदास को यहाँ दूत बनाकर भेजा था। भोज एवं क्षेमेंद्र के अनुसार जो है कालिदास को दूत बनाकर भेजा था। कालिदास ने कुंतलेश्वर दोत्य की रचना यहाँ की थी। कालिदास ने कुंतलेश्वर दोत्य की रचना यहाँ की थी। मुद्रा की बात करते हैं। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का मिला है, लेकिन सर्वप्रथम हम पहले मानते थे कि जो चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को है। चंद्रगुप्त ने
8 प्रकार की मुद्राएँ चलाईं, कौन-कौन सी? धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यंक, स्थित राजा-रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम, पर्यंक प्रकार की। चक्र विक्रम मुद्रा पर भगवान विष्णु को राजा को 3 गोल वस्तुएँ देते हुए दिखाई दिया गया है। चक्रधारी विष्णु की आकृति चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर है। अभिलेखों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मुख्य अभिलेख जो है उदयगिरि गुहालेख जो है, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख व मथुरा शिलालेख है। प्रथम उदयगिरि गुहालेख, इसमें चंद्रगुप्त को राजा धीराजश्री कहा गया है। इसका निर्माण संग्रह विग्रह वीर सेन ने करवाया था एवं शिव शंभु शिवलिंग स्थापित करवाया था। उदयगिरि गुहालेख से चंद्रगुप्त के सामंत एवं मालवा के गवर्नर सनकानीक महाराज का लेख है और विष्णु की चतुर प्रतिमा एवं वराह अवतार की मूर्ति है। सांची लेख में सेनापति आम्र कारदाव का है जो कि बौद्ध का है। इसमें सांची बौद्ध विहार को दान दिया गया है। इसमें पंचमंडली का उल्लेख है। मथुरा लेख जो है चंद्रगुप्त के शासन के 5वें वर्ष का प्रथम लेख है। 5वें वर्ष का प्रथम लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में पशुपात शैव उदिताचार्य का उल्लेख है जिसमें कपिलेश्वर एवं उमातेश्वर शिवलिंग स्थापित किया गया है। मथुरा लेख। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का प्रथम लेख था। मेहरौली अभिलेख दिल्ली वाला है, संस्कृत भाषा में है। मरणोपरांत जो है अभिलेख है, सिंधु पार कर वहलीकों को पराजित किया था। विष्णु मध्य पर्वत को और विष्णु ध्वज की स्थापना का उल्लेख इसमें है। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियों की जानकारी मिल जाती है मेहरौली स्तंभ लेख से। करमदंडा अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी का नाम मिलता है जो शैव मत के अनुयायी हुआ करता था। नवरत्न की बात करते हैं अब यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पे 9 रत्न यहाँ पर स्थापित किए गए थे, जैसे हमारे आज भारत रत्न है और तो वैसे ही जो है नवरत्न थे यहाँ पर। कालिदास हो गया, कालिदास बेताल भट्ट जादूगर था। कालिदास बेताल भट्ट घट घटकर्पण कूटनीतिक था। शंकु वास्तुकार थे। छापकर्ण जो है फलित ज्योतिषी थे। फलित ज्योतिषी वररुचि व्याकरण वाले थे। अमरकोश कोशकार थे। धनवंती चिकित्सक थे। फलित जोशी एवं खगोल शास्त्र के प्रणेता बारह मिहिर भी थे। तो 12 में साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बाकी वास्तुकार शंकु थे। बाकी कालिदास आपको पता होगा, बेताल भट्ट भी आपको पता ही होगा, जादूगर थे। घटकर्पण राजनीतिज्ञ थे या कूटनीतिक समझ लीजिए। धनवंतरी के क्वेश्चन बहुत पूछता है, 12 मेहर के बहुत पूछता है। आगे देखते हैं फाहियान जो आया था, चीनी यात्री फाहियान का यहाँ पर भ्रमण हुआ था। इसी समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो छोटे-छोटे एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी, वहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसके समय में फाहियान आया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में आया था और ये 399, तो ये 4थी शताब्दी चल रही थी। अब इसके बाद जो है 5वीं शताब्दी लग जाएगी। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उसके समय से ही जो है 5वीं शताब्दी लग जाएगी। ये याद रखना है क्योंकि अभी शताब्दियों से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं शताब्दी ज़्यादा बोल रही हूँ। आगे देखते हैं कुमारगुप्त यानी महेंद्र द्वितीय चंद्रगुप्त एवं ध्रुव देवी की संतान कुमारगुप्त था। इसने सर्वाधिक तक शासन 40 साल तक शासन किया। इसका समय पीरियड 415 से लेके 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमहेंद्र आदि उपाधि धारण की। गढ़वा लेख जो है इलाहाबाद में कुमारगुप्त प्रथम को परम भागवत, तो अभी हमने देखा था परम भागवत किसने जो है धारण किया था। तो एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ये कुमारगुप्त मिला था। इसके अलावा एक और मिलता है, बालादित्य मिलते हैं। इसके अलावा एक और मिलता है, अभी हमने पिछले उसमें ही देखा था।
आगे देखते हैं, कुमार गुप्त प्रथम ने अवंती देवी से विवाह किया था। अवंती देवी जो है गुप्त की पत्नी थी। कुमार गुप्त प्रथम के शासन की प्रथम तिथि इसके बिलसड अभिलेख यानी उत्तर प्रदेश एटा जिले से ज्ञात होती है। बिलसड अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली ज्ञात हो जाती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 उल्लेख किए गए हैं और 14 प्रकार के सिक्के कुमार गुप्त के मिले हैं। मंदसौर प्रशस्ति देखते हैं, तो वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। यद्यपि यह अभिलेख कुमार गुप्त द्वितीय के समय का है। एक अन्य मंदसौर प्रशस्ति दशपुर प्रशस्ति मालव नरेश यशोवर्मन की भी है, जिसका लेख वासुल्य का था। जिसका लेख जो लेखक जो है वासुल्य है। तो एक मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त के समय की मिलती है, और यद्यपि यह अभिलेख जो है कुमार गुप्त द्वितीय के समय का है। तो कुमार गुप्त प्रथम और द्वितीय की जानकारी हमें वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति है। इसके अलावा भी एक मंदसौर प्रशस्ति है, ये भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जो चीज दो है उसमें हमेशा क्वेश्चन आएगा। यूजीसी नेट का यही नेचर है, दो क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से मिलेगा, ताकि मंदसौर वाला ये वाला तो देगा ही नहीं। कुमार गुप्त प्रथम का अगर देगा तो पूछेगा कुमार गुप्त प्रथम। ए और आर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी देता है। फिर दूसरा कथन आपको दे देगा कि ये जो है कुमार गुप्त द्वितीय के समय का है, इस तरह से। तो फंसाने का प्रयास बहुत करता है। तो याद रखिए, मंदसौर जो है वो दो हैं, एक कुमार गुप्त प्रथम और द्वितीय दोनों के बारे में बताता है। इसके लेखक वत्स भट्टी है। एक दूसरा है जो कि दशपुर प्रशस्ति, जिसको मालव नरेश यशोवर्मन, और इसका लेखक वासुल्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर का राज्यपाल बंधु वर्मा है। इसमें बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का भी उल्लेख किया गया। मंदसौर का अन्य नाम हमें दशपुर भी मिलता है। आगे देखते हैं, मंदसौर अभिलेख में सुमेरु पर्वत एवं कैलाश पर्वत का उल्लेख है। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत की तिथि दी गई है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित करके विक्रमादित्य या विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। तो अभी हमने देखा था विक्रमादित्य किस किस ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारादित्य, इसके अलावा स्कंदगुप्त और एक बालादित्य वाले, ये चार की ही मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का भी आक्रमण हुआ था। उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों का जो है पराजित किया था। करमदंडा लेख फैजाबाद के अनुसार, फैजाबाद जिसका नाम जो है अयोध्या हो गया है, इसके संधि विग्रह जो है पृथ्वी सेन ने शिव प्रतिमा स्थापित करके पृथ्वीश्वर शिवलिंग स्थापित करवाया था। फैजाबाद की ये कहानी है उस समय की। फैजाबाद तो उस समय नहीं था, ये तो बाद में रखा गया होगा नाम। तो कमरदंड लेख से है ये पता चलता है, जो कि आज वर्तमान में अयोध्या नाम उसका है। तो मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार्य का उल्लेख है। जैन मुनि दलिताचार्य का उल्लेख है। मानकुंवर लेख इलाहाबाद में बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करवाए जाने का उल्लेख है। मानकुंवर लेख में बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा का भी करवाए जाने का उल्लेख है। उदयगिरी लेख में शंकर नामक व्यक्ति अथवा पार्श्वनाथ की मूर्ति का स्थापित किए जाने का उल्लेख है। सांची लेख में हर स्वामिनी द्वारा सांची संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। दामोदर ताम्रपत्र में भूमि क्रय विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है। यहाँ से 6 ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें तीसरे ताम्रपत्र में कुमार गुप्त की शासन व्यवस्था एवं कुछ ग्राम अधिकारी ग्रामिक महतर कुटुम्बिन अष्टकुलाधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है तीसरे ताम्रपत्र में, दामोदर वाले में। दामोदर पुण्यवर्धन बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले
में जो राज्यपाल चिरादत्त हुआ करता था। घटोत्कच गुप्त एरन जो है घटोत्कच एरन का राज्यपाल था, पूर्वी मालवा जिसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के धनदे एवं बेगाराम नामक स्थानों से कुमारगुप्त के ताम्रपत्र मिले हैं। तुमेन अभिलेख जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश जो है 435 ईस्वी का, इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है। आगे देखते हैं, कुमार गुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने अभिलेख बंगाल में मिलते हैं। दामोदर ताम्रपत्र, वैराग्य ताम्रपत्र और धन दह ताम्रपत्र। अब कुमार गुप्त के सिक्कों की बात करते हैं तो मध्य भारत गंगा घाटी में चांदी के सिक्कों का प्रचलन है, कुमार गुप्त ने ही किया था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय को ये श्रेय जाता है। कुमार गुप्त प्रथम के शासकों पर गरुड़ कुमार गुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर, मयूर मतलब जो कार्तिकेय जी का वाहन है उसकी आकृति मिलती है। और अप्रातिग्ध सिक्के चलाए इन्होंने। कुमार गुप्त प्रथम ने आपराधिक प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़क निहंता प्रकार, खड़क प्रकार की मुद्रा चलाई। खड़क निहंता प्रकार में कुमार गुप्त को गैंडा मारते हुए दिखाया गया है। तो गैंडा आपको पता होगा असम वाले में है, तो वहीं पर जो है इसी प्रकार का हमें यहाँ पर खड़ग निहंता प्रकार में मिलता है, गैंडा मारते हुए। कुमार गुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो अश्वमेघ एक तो उन्होंने किया था समुद्रगुप्त ने और एक इन्होंने किया था कुमार गुप्त ने, किंतु इनके लेखों में अश्वमेघ का यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। बयाना से कुमार प्रथम की 623 मुद्राएं जो है प्राप्त हुई हैं, 623। अब देखते हैं, जो भी मैंने बताया था कि कुमार गुप्त का जो है नालंदा विश्वविद्यालय से विशेष स्थापना करने में इसका योगदान है। इसे महायान महायान याद रखना, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय को। हेंग सांग के विवरण के अनुसार इसका संस्थापक जो है शक्रादित्य था। शक्रादित्य को ही जो है कुमार गुप्त की उपाधि से जोड़ लेते हैं। तो कुल मिला के कुमार गुप्त ने भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसको महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अब स्कंद गुप्त की बात करते हैं। गुप्त वंश का अंतिम ये महान शासक था। इसमें क्रमादित्य, विक्रमादित्य, शकोपम, परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। स्कंद गुप्त वैष्णव धर्म से थे। स्कंद गुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। स्कंद गुप्त ने 466 ईस्वी में चीन के सांग सम्राट के दरबार में जो है दूत भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है चीन के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, तो स्कंद गुप्त याद रखना है। जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लेते हैं। मौर्यों में भी जूनागढ़ अभिलेख की बात हुई थी। जूनागढ़ लेख में वर्णित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंद गुप्त का वरण किया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त के शासक बनते ही हूणों का आक्रमण हुआ है। इसने हूणों को पराजित किया। हूण आक्रमणकारी खुशनेवाज थे। उसने हूणों को मलेच्छ कहा है। जूनागढ़ लेख में समय गणना, काल गणना संबंधी साक्ष्य व सुदर्शन झील का स्कंद गुप्त द्वारा पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक की देखरेख में हुआ था। इसे झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, इस झील का निर्माण मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के, मैंने बताया था ना यहाँ पे मौर्यों का भी कनेक्शन है, तो गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। बाद में अशोक ने यवन राज तुषाप और रुद्र दमन के गवर्नर सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई थी। भीतरी अभिलेख की बात करें तो भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त ने जो है
पुष्यमित्र को पराजित कर दिया। भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में जो है हूणों के साथ भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है और स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख। भीतरी अभिलेख की बात, हूणों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी है, तो कुछ ऐसा वहां पर उल्लेख किया गया है। भीतरी अभिलेख में युद्ध के पश्चात श्रोत्रेषु गंगा ध्वनि शब्द से गंगा घाटी में युद्ध का आभास होता है। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त प्रथम की माताओं के नाम मिलते हैं। भीतरी लेख में ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड जो है पूछता ही पूछता है। तो ऐसा कौन सा भी लेख है जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमार गुप्त के प्रथम की माताओं का नाम मिलता है, तो हमारा आंसर भीतरी लेख हो जाएगा। स्कंदगुप्त की काव्यमयी प्रशस्ति है ये। कमोह अभिलेख स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं, तो स्कंदगुप्त को कमोह स्तंभ लेख के शक्रोपम एवं जूनागढ़ अभिलेख के श्री परिचितावक्षा कहा गया है। कमोह अभिलेख में वर्णित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी। इंदौर ताम्रपत्र में तैली श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा एवं सूर्य मंदिर को दान का उल्लेख है। गढ़वा अभिलेख में स्कंदगुप्त का अंतिम लेख है। सिक्कों की बात करते हैं। स्कंदगुप्त के सिक्कों में स्वर्ण सिक्कों का वजन जो है 144 से लेकर 146 ग्रेन हो गया है, जो गुप्त काल में सबसे भारी सिक्के हैं। इसमें पूर्व गुप्त सम्राटों के समय यह 118 से लेकर 123 ग्रेन होता है। समुद्रगुप्त के समय के सिक्कों में मिलावट भी ज्यादा थी। सबसे ज्यादा मिलावट अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त के समय थी। स्कंदगुप्त जो है पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को जारी रखने वाला गुप्त वंश का अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त ने नंदी प्रकार की जो है मुद्राएं चलाई थी। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात ही जो है गुप्त साम्राज्य पतन हो जाता है। उसके उत्तराधिकारी मिलते हैं पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य। तो बालादित्य ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा भानुगुप्त हो गया, पुरुगुप्त हो गया, और यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म जो है अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक पुरुगुप्त था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम मतलब अभी तक जो है परम भागवत यही सब चलता आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पुरुगुप्त जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया और यहाँ पर जो है उसने अपनाया और यही जो है वृद्धावस्था में शासक बना था पुरुगुप्त। आगे देखते हैं बुद्धगुप्त के दामोदर से 3 ताम्रपत्र मिले हैं। पहाड़पुर ताम्रपत्र भी इसी का है। बुद्धगुप्त भी बौद्ध मतानुयायी था। बुद्धगुप्त को परम दैवत कहा गया है। नरसिंह गुप्त जो है बालादित्य ने परम भागवत की विक्रमादित्य नहीं, परम भागवत मैंने पिछले उसमें परम भागवत की जगह विक्रमादित्य बोल दिया, तो यहाँ जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने, लेकिन ये बौद्ध मतानुयायी था। हेंग सांग के अनुसार नरसिंह बालादित्य ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित कर बंदी बना लिया गया, परंतु बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बढ़ गया। मगध क्षेत्र में नरसिंह गुप्त, मालव में भानुगुप्त, बंगाल में वैन्य गुप्त स्वतंत्र हो गए। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय शासक बनता है और यहीं पर अंतिम महान शासक था, जबकि विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। इसके चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी विष्णुगुप्त ने। एरन अभिलेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यूजीसी नेट के जो ऑफलाइन होता था, तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा लगभग आता ही था। तो याद रखिए एरन अभिलेख जो कि 510 का है, चौथी यहाँ पर हो जाएगा छठी शताब्दी का है, छठी शताब्दी होगी यहाँ पर। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय अभिलेख है। भानुमित्र के मित्र गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। यही जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस
राय चौधरी ने इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो आई होप आपको ये जो राजाओं का इतिहास है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम पूरे प्रशासन, साम्राज्य इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।